हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीजीपीएससी ई स्टडी। और आज हम शुरू करने वाले हैं नया सीरीज, जो एडीईओ सीरीज जो मैंने बोला था प्रीवियस ईयर में, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। अच्छा, ये वीडियो कैसे अब कैसे कैसे हम आगे कवर करेंगे, ब्रीफली 1 मिनट में मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ थोड़ा सा। जो प्रीवियस वाला वीडियो था ना, हमारा प्रीवियस वीडियो, उस वीडियो में मैंने टोटली एक्सप्लेन कर दिया था 50 मार्क्स वाला जो मतलब 50 मार्क्स वाला जो था ना, उसको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया था। उसमें 3 मुख्य जो पॉइंट थे वो क्या क्या थे, जो मतलब जिसको हमको कवर करना है। तो पहला था ग्रामीण विकास, दूसरा था आजीविका और तीसरा था पंचायती राज। तो ये तीनों को हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। और इसी कवर करने में पहला जो हम ला रहे हैं वो ग्रामीण विकास से रिलेटेड है। तो ये सारा सीरीज आज से जो शुरू होगा वो ग्रामीण विकास से रिलेटेड होगा। और ग्रामीण विकास जो है मोस्टली मेरे हिसाब से 30 मार्क्स कवर करता है अकेले। तो ये ग्रामीण विकास जो ग्रामीण विकास वाला जो चैप्टर है, उसमें हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ना था वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बता दिया था। क्या पढ़ना था? योजनाएं। ठीक है, योजनाओं के बारे में हमको जानकारी जो था वो ग्रामीण विकास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था, और उसको हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो अभी आगे के आने वाले 4-5 वीडियोस में हमको जो मुख्य मुख्य योजनाएं हैं वो पता चल जाएंगी। अच्छा, कोई बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे बुक्स वगैरह कौन सी परचेस करनी है। तो देखो, मार्केट में बहुत सारे बुक्स अभी जो ट्रेंड में बुक चल रहे हैं, एक दो कोई सा बुक्स ले लो और उन बुक्स को कवर करते जाओ साथ में। या तो आप नोट्स बनाना मेरे नोट्स से शुरू कर दो, और एक पर्टिकुलर मेरे हिसाब से जो ग्रामीण विकास वाला पोर्शन है उसके लिए अलग से रहना चाहिए। तो आप रख लेना अलग से नोट्स, या बुक में ही आप जो एड पॉइंट मैं बताऊंगी तो उसको आप करते जाओगे। ठीक है, अब देखो हमको जो पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं उसके बारे में। और इस क्रम में जो पहला है वो पहला कौन सा है? नियत निलानार योजना। अच्छा, ये नियत निलानार योजना जैसे ही आपने देखा, इस योजना के बारे में आपको क्या समझ में आया? जो ये नियत निलानार योजना है, इसको पढ़ने से ही हमको साउंड आ रहा है साउथ का, साउथ इंडिया का। और जो साउथ इंडिया है वो बेसिकली किससे टच है? हमारे छत्तीसगढ़ का पार्ट कौन सा टच है? बस्तर संभाग वाला पार्ट हमारा साउथ छत्तीसगढ़। और बस्तर संभाग में टोटल कितने जिले हैं? टोटल 7 जिले हैं। इन 7 जिलों में सिर्फ कोंडागांव और बस्तर को छोड़ के, बाकी जो 5 जिले, इन 5 जिलों में जो माओवादी प्रभावित जिले हैं, इसमें ये योजना लागू है। अच्छा, अब ये जो नियत निलानार योजना, इसकी शुरुआत कब हुई है? तो 15 फरवरी। अच्छा, 14 फरवरी को कुछ डे रहता है इंपॉर्टेंट, उसके बारे में नहीं पढ़ना है हमको पढ़ना है 15 फरवरी और 15 फरवरी 2024। 15 फरवरी 2024 को ये नियत निलानार योजना आई थी। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट योजना इसलिए हो जाती है क्योंकि ये ट्रेंड में बनी हुई है, ये न्यूज में बनी हुई है, लगातार ये योजना के बारे में न्यूज आए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये माओवादी नक्सल से प्रभावित इलाकों के लिए है। और अभी अमित शाह विजिट पे आए थे छत्तीसगढ़ के, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। अच्छा, अब देखो ये योजना की शुरुआत पूछेगा तो प्रारंभ कब हुआ है? 15 फरवरी 2024 को। छत्तीसगढ़ के 5 माओवादी जिलों में प्रभावित है। तो जिले पूछेगा तो कितने हैं? 5। बस्तर संभाग, अच्छा संभाग पूछेगा तो कौन से संभाग में? मोस्टली बस्तर संभाग में ही है। और मोस्टली कौन से जिलों में? 5 जिलों में। सिर्फ कौन सा? अच्छा, अगर 5 जिलों के नाम नहीं याद कर रहे हैं तो जो 2 जिलों में नहीं है उसके याद कर लो, कोंडागांव और बस्तर में नहीं है। बाकी जो बस्तर संभाग के 7 जिले हैं, 7 जिलों में ये लागू है। साउथ छत्तीसगढ़ में लागू है। अच्छा, अगर पूछेगा इन बस्तर संभाग के 5 जिलों में 8 विकास खंड, ये 8 विकास खंड है 5 जिलों में, उसमें ये लागू है। तो विकास खंड पूछेगा तो कितने हैं? 8। जिले पूछेगा तो कितने हैं? 5। अच्छा, अब ये 5 जिले और 8 विकास खंड के 14 जो कैंप होते हैं ना, पुलिस कैंप, विकास कैंप जो लगाए जाते हैं इन दूरगामी क्षेत्रों में, इन जो कैंप्स होंगे ना, इस कैंप्स के 5 किलोमीटर तक के डायामीटर तक ये क्या है? प्रभावी रहेगा। ठीक है, 5 किलोमीटर के डायामीटर, अगर मान लो एक विकास कैंप है, उस विकास कैंप के 5 किलोमीटर डायामीटर तक ये क्या होगा? कवर होगा नियत निलानार योजना। अच्छा, ये किस लिए ये योजना लाई गई है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है, जो भी राज्य शासन के द्वारा लाई गई योजनाएं हैं, इन योजनाओं को क्या वो मुख्य, एक जो आखिरी पॉइंट है, वो आखिरी ग्रामीण है, वो आखिरी गांव है, क्या वहां तक पहुंच पा रहा है?
तो दूरगामी क्षेत्रों तक राज्य शासन की सारी योजनाओं को पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है, जो कई बार माओवादी प्रभावों के कारण नहीं पहुंच पाता है। अच्छा, अब अगर कैंप पुलिस कैंप या विकास कैंप पूछेगा तो कितने हैं? 14। जिले कितने में है? 5। विकासखंड कितने हैं? 8। अब इन 8 विकास खंडों में 45 ग्राम पंचायत हैं। इन 45 ग्राम पंचायतों में ये योजना लागू है। अब ग्राम पंचायतों के अंतर्गत होते हैं गांव, तो 95 गांवों में ये योजना लागू है। तो अगर जिले पूछेगा तो 5, विकासखंड पूछेगा तो 8, पुलिस कैंप पूछेगा तो कितना? 14 पुलिस कैंप। और अगर इस 14 पुलिस कैंप के कितने परिधि तक, तो एक पुलिस कैंप कितना कवर करेगा? 5 किलोमीटर तक का डायमीटर कवर करेगा। तो अब विकासखंड मैंने बता दिया 8। अच्छा, अब इसके बाद आता है ग्राम पंचायत, और कितने ग्राम पंचायत इसमें लागू है? तो कितने ग्राम पंचायतों में लागू है मतलब ये योजना? तो 45 ग्राम पंचायतों में। उसके बाद किसके बारे में बात करेंगे? ग्रामों के बारे में। और टोटल कितने ग्राम लागू है? टोटल कितने ग्रामों में लागू है? तो 95 ग्रामों में लागू है। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब जो हमारा बजट पास हुआ है इस ईयर, इस बजट अनुपूरक बजट में टोटल 5 करोड़ की जो राशि है वो प्रस्तावित है। किसके लिए? ये नियत निलनार योजना के लिए। अब आपको इस योजना से कोई भी डाउट है क्या? नहीं है। अच्छा, इसको जो विभाग जो कवर करेगा इस नियत निलनार योजना को, उसका नाम है पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, हम लोग सारी चीजें इस योजना के बारे में पढ़ लिया। कब से प्रभावी हुआ है? 15 फरवरी 2024 से। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राज्य शासन की योजनाओं को पहुंचाना दूरगामी क्षेत्रों तक। उसके बाद इसकी जो उद्देश्य हम लोगों ने पढ़ लिया, अर्थ पढ़ लिया। अच्छा, अब ये नियत निलनार जो योजना है, ये नियत निलनार से हमको क्या पता चलता है? ये साउथ का वर्ड है कोई। अच्छा, अगर आप साउथ वाले नहीं हो फिर भी आपको थोड़ा सा एजम्पशन लगाओगे, आपको पता चल जाएगा। अब इसकी कुछ तो मीनिंग होगी, है ना? हिंदी में इसका कुछ तो मीनिंग होगा। तो इसका हिंदी मीनिंग है आपका अच्छा गांव या योर गुड विलेज। ठीक है, तो अर्थ पता चल गया हमको, डेट पता चल गया 15 फरवरी 2024। ठीक है, विभाग पता चल गया, नोडल विभाग जो इसको देख रहा है वो कौन विभाग है? पंचायत और ग्रामीण विभाग है। इसका उद्देश्य क्या है? जो राज्य शासन की योजनाएं हो उसको दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचाना। अच्छा, प्रावधान इसके क्या क्या है? प्रावधान तो मतलब प्रावधान या फिर मतलब ये कैसे लागू होगा? तो माओवादी क्षेत्रों में बस्तर संभाग के 5 जिलों में, कोंडागांव और बस्तर को छोड़ के, फिर टोटल कितने कैंप में ये प्रभावी होगा? 14 पुलिस कैंप या विकास कैंप में प्रभावित होगा। 5 किलोमीटर तक की डायमीटर ये कवर करेगा, परिधि कवर करेगा। देन हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? कहां कहां पे लागू होगा? तो 5 जिले, 8 विकासखंड, 45 ग्राम पंचायत, उसके 95 ग्रामों में ये लागू होगी। इसके लिए जो बजट पेश की गई है 5 करोड़ रुपए की बजट पेश की गई है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया पहली योजना। दूसरी जो योजना है उस योजना का नाम है दीन दयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। दीन दयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। और ये योजना लाई गई इसी साल 15 जनवरी 2025 को। ठीक है, ये योजना आ गई कब? 20 जनवरी 2025 को ये योजना आ गई। ठीक है, अब ये 20 जनवरी 2025 को ये योजना आ गई। इसके बारे में हम लोगों को क्या पढ़ना है? जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको आर्थिक सहायता देने के लिए ये योजना लाई गई है। किसको किसको? अच्छा, इसके लाभार्थी 3 लोग होंगे। कौन कौन से? जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, ठीक है, जो पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े हुए लोग हैं। पारंपरिक व्यवसाय मतलब वनोपज संग्राहक, चरवाहा, बढ़ई, मोची, ये सारे जो पारंपरिक व्यवसाय करते हैं। कुछ ऐसे कास्ट होते हैं, जाति थे, जो पर्टिकुलर काम के लिए, व्यवसाय के लिए जाने जाते थे। वो उन व्यवसायों को अगर आज भी वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उन योजनाओं की वजह से, मतलब उन योजनाओं को जो लेके उन व्यवसायों को जो लेके चल रहे हैं व्यवसाय को, इस व्यवसायों को ले जाने वाले कौन कौन से? मोची, बढ़ई, ये पर्टिकुलर किसी नाम के लिए जाने जाते, मतलब किसी काम के लिए जाने जाते हैं। तो अगर वो अपने पारंपरिक व्यवसाय को आगे आज भी बढ़ा रहे हैं तो वो भी इसके पात्र होंगे। पहला कौन होगा? जो भूमिहीन कृषि मजदूर है। दूसरा कौन होगा? जो पारंपरिक व्यवसाय से। तीसरा कौन होगा? जो अनुसूचित क्षेत्र है ना हमारे छत्तीसगढ़ में, इस अनुसूचित क्षेत्र के पुजारी, बैगा, मांझी और गुनिया, ये चारों भी इससे लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो दीनदयाल उपाध्याय अच्छा,
अब इसके लाभ क्या हुए, विशेषकर ये क्या चीज के लिए है, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। अच्छा, ये किस लिए आई है ये योजना? भूमिहीन कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु। और कितना आर्थिक सहायता? तो कम से कम साल में, कम से कम नहीं, साल में 10,000 रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। कैसी रहेगी वो? सालाना रहेगी। ये चीजें समझ में आई। अच्छा, अब देखा जाए तो राज्य के 5,62,000 जो कृषक भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, इन 5,62,000 परिवारों को 10,000 रुपए की राशि सालाना प्रदान की जाएगी। किसको किसको? इन 5,62,112 भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को कितना दिया जाएगा? 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट, श्रद्धांजलि योजना। और ये श्रद्धांजलि योजना जुलाई 2016 में लाई गई है। अच्छा, श्रद्धांजलि योजना से ही आपके दिमाग में कुछ चीजें समझ में आई होगी। बेसिकली ये किसी के क्या हो गई है? मृत्यु हो गई, और उसके बाद ये योजना काम आएगी। अच्छा, अब मान लो किसी परिवार का कोई मुखिया या कमाऊ व्यक्ति की ही डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो क्या करेंगे? उस कमाऊ व्यक्ति की श्रद्धांजलि के हेतु कितनी रुपये? 2,000 रुपए की राशि 24 घंटे के भीतर प्रदान की जाएगी। और इसके जो उत्तरदायित्व हैं वो कौन करेगा? जो ग्रामों के प्रमुख होते हैं। राजनीतिक प्रमुख कौन होता है ग्रामों का? सरपंच। और प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? ग्राम सचिव। तो सरपंच और ग्राम सचिव जो होते हैं, ये दोनों की जिम्मेदारी है कि अगर किसी कमाऊ व्यक्ति की या परिवार की मुखिया की मृत्यु हो गई है तो 24 घंटे के भीतर श्रद्धांजलि योजना के तहत 2,000 रुपए एक मुश्त देने की ये योजना है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें इसी की बात की गई है, क्योंकि राज्य शासन जो है पूरा जो इसके रिगार्डिंग, श्रद्धांजलि योजना के रिगार्डिंग जो अमाउंट है वो किसको सौंप चुकी है? सौंपती है, मतलब जिला पंचायत को। अब जिला पंचायत की जिम्मेदारी है कि वो एक एक ग्रामीणों तक पहुंच रहा है कि नहीं, इस योजना की लाभ हर एक ग्रामीण को मिल रहा है कि नहीं। समझ में आया? तो ये श्रद्धांजलि योजना कब आई? जुलाई 2016 को आई। नेक्स्ट, हम 3 योजनाएं पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना। किसकी बात कर रहे हैं हम? स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना। अच्छा, आप स्वामी विवेकानंद का नाम ही सुनते हो और इस योजना को ही सुनते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये यूथ के लिए है बेसिकली डिजाइन ये योजना। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं को प्रोत्साहित करना। अच्छा, कैसे ये होगी ये चीजें थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ये जो होगी योजना, ये जनपद पंचायत स्तर पे होगी। ये योजना किस पे काम करेगी? अच्छा, ग्राम जो मतलब जो हमारे पंचायती राज व्यवस्था हमारे छत्तीसगढ़ में लागू है, वो 3 तरीके के पंचायती राज व्यवस्थाएं लागू हैं। कौन कौन से? सबसे नीचे में कौन सी है? एक मिनट ना। ओके, तो ये कैसे अच्छा, तो ये कैसे काम करता है? हम लोग जो पंचायती राज व्यवस्थाएं पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ में, उस पंचायती राज व्यवस्थाओं को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं में क्या है? लागू है। इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में देखो कैसे ये वर्क करता है। देखो, जो सबसे नीचे की इकाई होती है वो कौन सी इकाई होती है? ग्राम। ठीक है, जो बीच का होता है वो क्या होता है? जनपद। और सबसे ऊपर वाला क्या होता है? जिला। तो ऐसे पूरा डिवीजन हुआ है हमारी पंचायती राज व्यवस्थाओं का। कैसे है? सबसे नीचे में गांव है, फिर है क्या? जनपद, एंड देन जिला पंचायत। ठीक है, तो अब जो ये जो विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना है, ये विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना बेसिकली किसके लिए लाई गई है? युवाओं के लिए। कब? 20 जून 2013 से लागू है। 2013 जो कौन सी योजना? स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना कब से लागू है? 20 जून 2013। 20 जून 2013 से लागू है। अच्छा, ये कुछ फैक्ट्स होते हैं जो आपको मेमोराइज करने ही पड़ेंगे। तो जब आप बुक्स में लिखोगे या कॉपी में या अपना खुद का सेल्फ नोट अगर इसको आप देख के बना रहे हो, आप ये जो योजनाएं जब लागू होती है ना, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस डेट्स को याद रखनी ही रखनी है। अच्छा, इसको कैसे ये होगा? तो बार बार मेमोराइज करना पड़ेगा, इसको रिवाइज करना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है इसका। ठीक है,
तो स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना जो है, ये योजना बेसिकली कब लाई गई है? 20 जून 2013 को लाई गई है। युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना लाई गई है। अच्छा, ये कौन से स्तर पे ये लागू है? तो जनपद पंचायत स्तर पे लागू है सिर्फ, तो ये आपको ध्यान में रखना। जिला और ग्राम इसमें शामिल नहीं है। कौन है? सिर्फ जनपद पंचायत स्तर पे ये योजना लागू है। अच्छा, इसकी जो पात्रता है इसका, अच्छा जो मुख्य उद्देश्य है इस योजना का क्या है? ऑब्वियसली मैंने पहले ही बता दिया, युवाओं को क्या करना है? युवाओं को राष्ट्र के विकास में अवसर प्रदान करना है। और ग्रामीण क्षेत्र के युवा, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं उनकी बात हो रही है। उनको राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र के लिए जो प्रोग्रेस है उसमें उनको क्या करना है? शामिल करना है। ठीक है, और वो कैसा होगा? ऑब्वियसली उनको प्रोत्साहित करके, उनको मोटिवेट करके, उनको जो ये रूढ़िवादी व्यवस्थाएं जो गांव में चलती है, जो अंधविश्वास गांव में चलता है, उससे दूर करके, पर्यावरण के प्रति जागरूक करके, ठीक है, तो ये सारी चीजें इनके लिए काम करेगी। ठीक है, जो आधुनिक कृषि के लिए जो टेक्नोलॉजी से डेवलप हो रही हैं, उन जो टेक्नोलॉजीज हैं, उस टेक्नोलॉजी से क्या करना है? उनको इंट्रोड्यूस कराना, उसके बारे में जानकारी देना, उनको प्रशिक्षण देना। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके लिए है? युवाओं के लिए है। किस स्तर पे लागू है? तो जनपद पंचायत स्तर पे। कब ये योजना आई? तो 20 जून 2013 को आई। इतनी चीजें समझ में आ गई। अब हम, अच्छा, ये जो युवा होंगे उनकी आयु वर्ग भी इसमें इंपॉर्टेंट है। और कौन से आयु वर्ग के युवा होंगे? तो 15 से 35 वर्ष आयु के जितने युवा हैं वो सारे युवा इस योजना में शामिल है। तो इस योजनाओं से हमको क्या क्या याद रखना है? 20 जून 2013 को ये योजना आई है। ठीक है, दूसरा हमको क्या याद रखना है कि ये योजना को कौन से विभाग स्तर, मतलब कौन से स्तर पे इसको लागू की गई है? जनपद पंचायत स्तर पे। उद्देश्य क्या है? राष्ट्र के विकास में युवाओं को शामिल करना, प्रोत्साहित करना, ये मुख्य उद्देश्य है इसका। फिर जो मुख्य पॉइंट है वो पॉइंट क्या है? इसके लिए आयु वर्ग कितना है? 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इनको कैसे प्रशिक्षण किया जाएगा, कैसे प्रोत्साहित किया जाएगा? तो मैंने बोला पहला पॉइंट, सांस्कृतिक गतिविधियों से अवगत कराना। जो सांस्कृतिक गतिविधियां हमारे गांव की धरोहर है, हमारे देश की धरोहर है, उससे उनको अवगत कराना युवाओं को। दूसरा पॉइंट है पर्यावरण के प्रति उनको जागरूक करना। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? पर्यावरण के प्रति उनको जागरूक करना। तीसरा पॉइंट जो है वो अंधविश्वास और रूढ़िवादी जो परंपरा चली आ रही है, जो कुछ गलत परंपराएं गांव में आज भी मतलब मौजूद है, उन सबको दूर करना, उसके बारे में शिक्षित करना कि ये चीजें गलत है, उसके बारे में जानकारी प्रदान करना। उसके बाद गांव में ऑब्वियसली वो जंगल और पहाड़ों के बीच में रह रहे हैं, झीलों के बीच में रह रहे हैं, नदियों, झरनों, तो ये सारी जो प्राकृतिक चीजों के बीच में वो निवास कर रहे हैं, तो कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाती है और इन प्राकृतिक आपदाओं से बचने के उनको उपाय भी सुझाना। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो नशा मुक्ति पे काम करना। जो युवा है, युवा वर्ग के 15 से 35 वर्ष के युवा, वो नशा की ओर ना मूव हो, और अगर वो नशे में लिप्त हो चुके हैं तो उनको नशा मुक्ति के लिए भी क्या किया जाता है? प्रशिक्षित किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आधुनिक कृषि तकनीक से उनको अवगत कराना। इस जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस योजना के बारे में आपको बहुत सारी चीजें पता चल गई। अच्छा, मेरा जो मेरा टीचिंग मेथड है ना, इसमें मैं 3-4 बार क्लास के ड्यूरेशन में ही चीजों को बोलती हूँ, ताकि आपको चीजें सुनते सुनते मेमोराइज हो जाए। समझ में आया? तो आप जब भी पढ़ोगे प्लीज इसको बहुत अच्छे से, ध्यान से, अच्छे से पढ़ोगे तो आधी चीजें क्लास में ही आपका क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। समझ में आया? तो बिल्कुल फोकस्ड होकर क्लास में पढ़ाई करोगे। आपको मैं बोलती हूँ कि मेरा क्लास देखने के बाद आपको बहुत सारी चीजें एक लेवल तक याद हो जाएंगी। बट थिंग इज दैट क्लास देखने के बाद आपको रुकना नहीं है, पैरेलली आपको रिवाइज करते जाना है। जब तक नेक्स्ट वीडियो ना आए, पहले लेक्चर को आपको रिवाइज करते जाना है। समझ में आया? इतनी चीजें बस रखोगे, आपका अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट जो योजना है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। उस योजना का नाम है मिनी स्टेडियम योजना। मिनी स्टेडियम योजना, और ये योजना लाई गई है साल 15-16 के दौरान। अब मिनी स्टेडियम, तो स्टेडियम से कुछ चीज हमको ध्यान में आई क्या? हमको समझ में आ रही है कि स्टेडियम कहीं ना कहीं खेलों से संबंधित है, और खेल उस गांव के स्तर पे खेलों की बात की जा रही है इसमें। और दूसरी चीज हमको ये पढ़नी है कि चलो गांव की बात तो की जा रही है, दूसरी चीज ये है कि ग्रामीण अंचल के जो युवक हैं इनको खेलों के प्रति जागरूक करने की बात इसमें
की जा रही है। ठीक है, किसको? ग्रामीण अंचल के युवकों को खेल के प्रति जागरूक करना मुख्य उद्देश्य है। इस मिनी स्टेडियम योजना को लाया कब गया है? 2015-16 में। अब देखो, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मिनी स्टेडियम कहां पे स्थापित किए जाएंगे, तो अगर उस गांव की जनसंख्या 3000 है तो उस 3000 पे एक मिनी स्टेडियम की बात की गई है। ठीक है, अब ये मिनी स्टेडियम जो होंगे उसके लिए लगभग 3 से 5 एकड़ जमीन प्रस्तावित है। अब देखो, क्या 3 एकड़ से कम जमीन होंगे तो वहां मिनी स्टेडियम नहीं बनेगा? ऑब्वियसली अगर जगह नहीं होगी और 3000 उसकी जनसंख्या है और अगर गांव है तो ऑब्वियसली वहां पे बनेगा ही। लेकिन एक स्टैंडर्ड जो मतलब आंकड़ा है वो 3 से 5 एकड़ है। इसके बीच में क्या होने चाहिए? स्टेडियम का साइज, मतलब स्टेडियम जो है उसके लिए जमीन कितना होने? 3 से 5 एकड़ होना चाहिए। ठीक है, 3000 गांव 3000 ग्रामीण कम से कम उस गांव में होने चाहिए और तब क्या बनेगा? वहां पे मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे। और इसके लिए जनवरी 2025 तक 205 मिनी स्टेडियम बनाने की बात की गई है, उसकी अनुशंसा की गई है। ठीक है, अभी बने नहीं हुए हैं, मतलब टोटल कितने बनेंगे इसकी बात की गई है। 205 मिनी स्टेडियम बनेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ये मिनी स्टेडियम योजना कब ला गई है? 2015-16 को ला गई है। ग्रामीण स्तर के जो युवक ग्रामीण हैं, ठीक है, इन युवाओं को खेल के माध्यम से मुख्य धारा तक जोड़ने की बात की गई है। अच्छा, ये इसके लिए मुख्य पॉइंट क्या है कि 3000 क्या होने चाहिए? 3000 ग्रामीण होने चाहिए, तब एक मिनी स्टेडियम बनेगा। और इस स्टेडियम की जो साइज होगी वो कितनी होगी? 3 से 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए। चलो, अब हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना के बारे में। मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना। अच्छा, पंचायत के जो पदाधिकारी होते हैं, आपको पता है क्या पंचायत में कितने पदाधिकारी होते हैं? टोटल 5 पदाधिकारी होते हैं, जिसमें 3 होते हैं राजनीतिक प्रमुख। कौन कौन से होते हैं? पंच, सरपंच, उप सरपंच। ठीक है, ये किसके थ्रू आए हैं? पब्लिक वोटिंग के थ्रू, मतदान के थ्रू निर्वाचित सदस्य होते हैं, जिसमें से कुछ अप्रत्यक्ष होते हैं और कुछ प्रत्यक्ष हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा कि जो सरपंच और जो पंच का जो पोस्ट होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा आता है। जो उप सरपंच का पोस्ट होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा आता है। जो पंच निर्वाचित होते हैं ना जनता के द्वारा, उन्हीं के द्वारा उनका इलेक्शन किया, जैसे राष्ट्रपति का कैसे होता है वैसे ही। ठीक है, समझ में आया? तो खैर वो तो उसकी डिटेल जब पंचायती व्यवस्थाएं पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। बाकी अभी हम ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे 4 पदाधिकारी होते हैं, जिसमें 3 राजनीतिक प्रमुख और एक कौन होता है? प्रशासनिक प्रमुख, जिसका नाम क्या है? ग्राम सचिव। ठीक है, अब इन लोगों की, जिसमें जो कौन राजनीतिक प्रमुख हैं, उनकी जिला, अच्छा, अब ये पंचायती जो व्यवस्था है छत्तीसगढ़ में, कैसी पंचायती व्यवस्था लागू है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कौन लेके आया था? बलवंत राव मेहता समिति के द्वारा 1957 में। ठीक है, तो ये पंचायती राज व्यवस्था ही हमारे छत्तीसगढ़ में भी लागू है, बस इसका नाम अलग है। कौन कौन से? ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, फिर जनपद स्तर पंचायत और फिर जिला पंचायत। ठीक है, समझ में आया? अब ये ग्राम, जनपद एंड जिला, इनके जो पदाधिकारी होंगे, जो निर्वाचित सदस्य होंगे और अनिर्वाचित सदस्य होंगे, इनकी सैलरी में वृद्धि, मानदेय में वृद्धि की गई है। दूसरा, उनको नॉन निर्वाचित जो सदस्य होंगे, मतलब नॉन निर्वाचित जो पदाधिकारी होंगे, उनके प्रशिक्षण की भी बात की गई है। इतनी चीजें समझ में आई। अब मानदेय में वृद्धि होगा तो कैसे होगा? तो आप ये देखो, ये जिला लेवल पे है और जिला लेवल पे अध्यक्ष का पद सबसे बड़ा होता है, तो अध्यक्ष का पद सबसे बड़ा होता है और इसको कितनी वृद्धि की गई है? इसमें 25,000 की वृद्धि की गई है। कितना? 25,000 की वृद्धि की गई है। फिर उपाध्यक्ष के पद के लिए कितना वृद्धि की गई? अच्छा, अभी जिले की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? जिले की। उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य की बात की गई। अध्यक्ष की सैलरी कितनी है? 25,000। जो उपाध्यक्ष है उनकी सैलरी कितनी वृद्धि हुई है? मानदेय में कितनी वृद्धि हुई है? 15,000। 10 कम कर दो और फिर 5 कम कर दो, 10,000 किसका? सदस्यों की। ठीक है, समझ में आया? अध्यक्ष का कितना? 25, देन 10 कम कर दो 15, देन 5 कम कर दो कितना? 10। समझ में आया? तो 25, 15 और 10 इतनी है जिला स्तर पे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य का। ठीक है, फिर आता है जनपद पंचायत, और जनपद पंचायत में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य की वृद्धि कैसे हुई है? यही 10 को लेके जाओ ऊपर। ठीक है, तो जो जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष होगा उसको कितनी सैलरी मिलेगी? 10,000 की सैलरी में वृद्धि हुई है।
ठीक है। और जो उपाध्यक्ष होगा उसमें 4 कम कर दो, 10 में 4 कम करोगे 6000, ठीक है। तो 6000 की वृद्धि हुई है। और जो सदस्य है उसमें कितनी की वृद्धि हुई है, 1 कम कर दो, 5000 की वृद्धि हुई है। अच्छा, अब ये 5 में से 1 कम करो और जो ग्राम स्तर है, ग्राम स्तर पे कितनी वृद्धि हुई है। ग्राम स्तर का मुखिया कौन होता है, राजनीतिक प्रमुख, सरपंच होता है ना। और ये जो सरपंच है वो सरपंच के मानदेय में कितनी वृद्धि हुई है, तो 4000 की वृद्धि हुई है। समझ में आया। तो ये कैसे याद करोगे, 25, 15 और 10, और यही 10 फिर ऊपर जाएगा। जनपद वाले में कैसा है 10, देन मैंने कितना मतलब कम करने बोला है 5, तो 10 में से 5 जाएगा, 4 कम होगा 6, तो 10, 6 और 1 कम होगा 5, तो 10, 6 एंड देन 5। अब 5 में से 1 कम होगा, सरपंच का कितना वृद्धि हुई है, जो ग्राम लेवल पे है उसके जो मुखिया होता है, कौन होता है, सरपंच होता है। और सरपंच की मानदेय में कितनी वृद्धि की गई है, कितनी वृद्धि की गई है, 4000 की। और जो इसमें पंच होते हैं, जो सबसे मतलब लोएस्ट पोस्ट है बोलो ग्राम पंचायत का, तो ग्राम पंचायत का जो सबसे लोएस्ट पोस्ट है क्या है, पंच का। और इसमें कितनी वृद्धि की गई है, तो 500 वृद्धि की गई है। तो ये हमको मुख्य पढ़ना है, मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना। ये भी कब लाई गई है, 15-16 में। जैसे 15-16 में और कौन सी योजना आई है, मिनी स्टेडियम योजना, वैसे ही मिनी स्टेडियम योजना के वर्ष के दौरान ही पंचायत सशक्तिकरण योजना भी लाई गई है 15-16 में, ठीक है। इसमें जो पंचायत सशक्तिकरण योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मैंने बताया। इसका मुख्य उद्देश्य नवनिर्वाचित मतलब नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देना। और दूसरा काम क्या है, दूसरा इस योजना में क्या प्रस्ताव हुआ कि इनके मानदेय में वृद्धि की जाएगी। जो जिला स्तर पे है कितना, 25, 15 एंड 10, और जो जनपद स्तर है उस पे कितना, 10, फिर 6, फिर 5, और फिर ग्राम लेवल पे 5 में से 1 कम कर दो 4, और पंचों का कितना है, पंचों का 500 वृद्धि हुई है, ठीक है। और जो 4000 वृद्धि हुई है ग्राम स्तर पे, वो किसका हुआ है, सरपंच का हुआ है। तो इतनी चीजें समझ में आ गई, ये डेटा याद हो गए। अच्छा, जो ये सारे क्लास का समरी है वो मैं एक बार दे सकती हूँ। जो पहला योजना था, क्या था वो पहला योजना, नियत नेलानार योजना। ये क्यों, अच्छा नियत नेलानार से समझ में आता है, ये साउथ का वर्ड है, और इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है, आपका अच्छा गांव, योर गुड विलेज। ये चीजें समझ में आई। अब देखो नियत नेलानार योजना को लाई कब गई है, तो 15 फरवरी 2024 को ये योजना लाई गई है। उसके बाद इसके बारे में पढ़ना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। जो ग्रामीण होते हैं ना, राज्य शासन की जितनी योजनाएं हैं कई बार नहीं पहुंच पाती, तो वहां तक इनकी जो राज्य शासन की योजनाओं को पहुंचाना मुख्य उद्देश्य था। फिर मैंने बोला था ये लगा कहां पे, नक्सल और प्रभावित माओवादी प्रभावित जिलों में लगी है, और बस्तर संभाग में मुख्यतः लगी हुई है, जिसके 5 जिले इससे प्रभावित हैं। और 5 जिलों के 14 विकास कैंप पुलिस कैंपों में ये लगे, जिसकी परिधि डायमीटर, एक कैंप कितना डायमीटर कवर करेगा, 5 किलोमीटर तक का कवर करेगा। अच्छा, टोटल विकास खंड कितने हैं जिसमें ये योजना लागू है, 8 विकास खंड। टोटल ग्राम पंचायत कितने हैं, 45, और उसमें ग्राम कितने हैं, 95। तो इतनी चीजें हमको याद रखना है। जो अनुपूरक बजट है उसमें 5 करोड़ की राशि प्रस्तावित है। दूसरी जो योजना थी वो योजना थी दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना। इसको लागू कब किया गया था, तो 20 जनवरी 2025 इसी साल, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, भूमिहीन कृषकों को 10,000 एक मुश्त सालाना देने की बात की गई थी। अच्छा, जो 10,000 ये एक मुश्त देने की बात की गई है, इसके कुछ लाभार्थी जो थे 3 थे। पहला देखो, ग्रामीण जो भूमिहीन मजदूर थे वो तो थे ही, जो पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े हुए लोग थे वो भी थे, और तीसरे जो थे वो कौन थे, अनुसूचित क्षेत्रों के पुजारी, बैगा, मांझी, गुनिया, ये सारे लोग भी इसमें शामिल है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई। अच्छा, इसमें क्या किया जाएगा, अच्छा राज्य के टोटल 5,62,112 भूमिहीन कृषक मजदूर परिवार को ये योजना का लाभ मिलेगा, 10,000 सालाना, ठीक है। ये समझ में आ गई। फिर आती है श्रद्धांजलि योजना, और वर्ड से समझ में आता है कि ये किसी की मृत्यु की बात की गई इसमें। तो ये जुलाई 2016 में ये योजना लागू है। अच्छा, इसके लाभार्थी कौन होंगे, तो ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जो 2011 के जनगणना में शामिल हैं, ठीक है। कौन कौन से ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे परिवार जो 2011 की जनगणना से ही उनकी क्या निकाली जाएगी, डेटा निकाली जाएगी, और उसमें अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो 24 घंटे के भीतर उसको कितनी राशि, 2,000 रुपए की राशि प्रदान करनी है। अच्छा, ये इसका उत्तरदायित्व किसके पास है, सरपंच और सचिव के पास है, क्योंकि जो राज्य शासन है वो
इस श्रद्धांजलि योजना के लिए जो प्रस्तावित राशि है वो किसको प्रदान कर चुका है ऑलरेडी, जिला पंचायत को। फिर नेक्स्ट आता है कौन सा, स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना। और ये योजना कब लाई गई है, तो 20 जून 2013 को। अच्छा, 20 जो जनवरी था 2025, इसमें दीनदयाल भूमिहीन कृषि लाई थी, तो ध्यान रखना 20 जनवरी था, और ये है 20 जून 2013 से योजना लागू है। इसके लिए जो विभाग जो चुना गया है वो कौन सा विभाग चुना गया है, ओनली जनपद स्तर पे ही ये योजना लागू है। इसका उद्देश्य क्या है, युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ना, जो राष्ट्र के विकास में उनको क्या करना, उसके लिए उनको अवसर प्रदान करना, ये मुख्य उद्देश्य है इसका। अच्छा, इसके लिए पात्रता कितनी है, 15 से 35 वर्ष के आयु के युवा होंगे। इन युवाओं को क्या प्रशिक्षण किया जाएगा, तो सांस्कृतिक गतिविधियां, पर्यावरण के प्रति और अंधविश्वास, रूढ़िवाद जो है ये सबको हटाना उनका मुख्य उद्देश्य। प्राकृतिक आपदाओं के से रिलेटेड प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर नशा मुक्ति अभियान पे काम किया जाएगा, और जो कृषि के लिए आधुनिक तकनीकें होती हैं उन तकनीकों के बारे में उनको जानकारी प्रदान की जाएगी। फिर जो आता है मिनी स्टेडियम योजना, ये 15-16 में आई है, 2015 और 16 में, और इसका भी मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रामीण जो युवक हैं उनको खेल के माध्यम से मुख्य धारा तक जोड़ना मुख्य उद्देश्य है। इतनी चीजें समझ में आई। फिर नेक्स्ट हमको क्या करना है, नेक्स्ट पात्रता, और पात्रता कैसी होगी, जो 3000 अगर किसी गांव में ग्रामीण है और उन 3000 गांवों में एक स्टेडियम की अगर बात चलेगी तो उसके लिए जमीन कितनी होनी चाहिए, कम से कम 3 से 5 एकड़ जमीन प्रस्तावित है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब जनवरी 2025 तक कितनी टोटल अभी तक अनुशंसा की गई है, कितनी मिनी स्टेडियम बनाने की, 205। इतनी चीजें हमको मिनी स्टेडियम योजना से याद रखनी है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है मुख्यमंत्री कौन सा पंचायत सशक्तिकरण योजना, और इसके बारे में क्या मैंने बताया ये योजना भी 15-16 में ही लाई गई, और इसका 2 मुख्य उद्देश्य था। कौन सा, एक नव निर्वाचित जो पदाधिकारी होंगे उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा होगा कौन सा, उनके मानदेय में वृद्धि की गई, और जो जिला स्तर पे वृद्धि की गई है वो कैसी है, 25, देन 15, देन 10 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का। उसके बाद जो जनपद स्तर है उसमें कौन है, यही 10 जाएगा ऊपर। 10 में से मैंने बोला 4 कम करना, तो 10, 6 और 5 ये कि जनपद स्तर पे मानदेय में वृद्धि, और ग्राम स्तर पे इन 5 में से 1 कम कर दो। 4000 सरपंच का जो मुख्य होता है ग्राम में राजनीतिक प्रमुख, ठीक है, उसके मानदेय में कितनी वृद्धि होगी, 4000 की, और जो पंच चुने जाएंगे उनके मानदेय में कितनी वृद्धि होगी, 500। तो ये रहा आज का क्लास। इसमें लगभग मैंने 6 योजनाओं के बारे में बता दिया है। अच्छा, ये योजनाएं मेरे हिसाब से आपको यहीं पे क्लास में याद हो गई होगी। तो अब आपको क्या करना है, इसके नोट्स जो प्रिपेयर करोगे आप इसको तुरंत रिवाइज करते जाओगे। समझ में आया। अब नेक्स्ट जो क्लासेस आएंगी योजनाओं से ही रिलेटेड आएगी, 4-5 क्लासेस। तो आपको क्या करनी है, योजनाओं को बहुत अच्छे से करनी है। यही ग्रामीण विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है योजनाएं। समझ में आया। इसको हम जल्दी से जल्दी कवर करते हैं, फिर नेक्स्ट की ओर मूव करेंगे। थैंक यू सो मच।